हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 2, क्योंकि आधा हमने पढ़ लिया था और रिमेनिंग पार्ट आज हम पढ़ते हैं। और मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं और बार बार मैं यही बात आपको बताता हूं कि आप अपने हाथ में नोटबुक और पेन रखें ताकि आप 100% सीख पाएँ। और आपको जो भी मेन पॉइंट्स लगता है, जो भी मेन वर्ड लगता है, तो उसके मीनिंग को साथ में ही नोट करें और उसको साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाएं, आप बीच बीच में लिखते जाएं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करें। बच्चों, पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं कि आप हमारे जो लेसन्स दिए जा रहे हैं उनको लाइक भी कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी आपने चैनल को किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भी आप बार बार इन चैप्टर्स को देखें और समझने का प्रयास करें ताकि जो हमारी मेहनत है उसको सफल बना सकें। तो शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला एक महात्मा गांधी की तरह ही उन्होंने काम किया है अफ्रीका में। और उन्होंने जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिटिश के अधीन 300 से 400 सालों तक रहे हैं। और जिस दिन का इसमें वर्णन किया गया इस चैप्टर में, वो इनॉग्रेशन का, शपथ ग्रहण समारोह का वर्णन किया है नेल्सन मंडेला ने। ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। और इसके बाद आगे वो क्या कहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं वो ये कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका में पॉलिसी थी अपार्थाइड की, रंग भेद की जो पॉलिसी थी वहाँ पे, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड। तो उसने क्या क्रिएट कर दिया था, क्या बना दिया था? डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो भाई वो कह रहे हैं कि उनके देश में उसने बहुत ही डीप, गहरा, और लास्टिंग का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला एक जख्म दे दिया था उनके कंट्री को और उसके लोगों को। मतलब जो रंग भेद थी वो उस देश के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुई थी। तो आगे देखें, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। भाई वो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत साल गुजारने वाले हैं। किस चीज़ में गुजारने वाले हैं बहुत साल? इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हर्ट। कि भाई किस चीज़ में गुजारेंगे हम? कि भाई इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं गुजरी, रिकवरिंग फ्रॉम प्रोफाउंड हर्ट, कि भाई यदि पीढ़ियाँ नहीं गुजरी तो हम बहुत सारे ईयर्स तो गुजरेंगे भाई। हमें इस किस चीज़ में गुजरेंगे? रिकवर होने में। किससे? प्रोफाउंड हर्ट, जो कि हमें बहुत ही हर्ट हुआ है। बहुत ही प्रोफाउंड का मतलब गहरा, हर्ट का मतलब जो हमें ये नुकसान हुआ है अपार्थाइड से। ठीक है, तो आगे देखें, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर इन अनइंटेंडेड इफेक्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं बट द डिकेड्स, लेकिन जो दशक हैं किस चीज़ के? ऑपरेशन के, दमन के, ब्रूटैलिटी जो क्रूरता हुई है उन लोगों के साथ, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। तो भाई उसने क्या किया इस क्रूरता और ऑपरेशन में? उन्होंने अनइंटेंडेड इफेक्ट डाले हैं उस पर। मतलब वो प्रभाव डाले हैं जो कि हम नहीं सोच सकते, जिनको हम बिल्कुल भी बिना सोचे हुए प्रभाव डाले हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। एंड दैट वाज दैट, और ये सब क्या है? इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस। और इन्हीं के कारण जो यहाँ पे ये क्रूरता हुई है, जो दमन हुआ है, इसी के कारण क्या हुआ है कि भी प्रोड्यूस हुए हैं, पैदा हुए हैं। कौन कौन पैदा हुए हैं? ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस और चीफ लुथिलस और यूसुफ डडूज, ब्रह्म फिशर एंड रॉबर्ट सुबुके। तो इस तरीके के उनके टाइम में ये लोग पैदा हुए हैं। और ये लोग कौन हैं? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। मतलब ये बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, असाधारण इनमें प्रतिभा थी, देश के लिए बहुत प्यार था। और इन सब की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो आगे हम देखें, तो आगे क्या कहते हैं? विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन। भाई जो उन लोगों में बुद्धिमत्ता थी,
करेज था, जेनरेसिटी थी, मतलब हौसला था, बुद्धिमानी थी और उदारता जो थी उन लोगों में, वो दैट देयर लाइक जो उन लोगों की तरह थी, नेवर बी नॉन अगेन, तो वो दोबारा नहीं आ सकती। भाई ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते हैं दोबारा, जैसे उनको नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। तो आगे कहते हैं परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भी परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इस तरीके के ऑपरेशन की, दमन की और गहराई के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दमन की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट कब होंगे और इतनी ऊंचाई कब वो प्राप्त करेंगे। जो ये लोग पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग कब पैदा होते हैं? जब किसी देश पर बहुत ज़्यादा दमन होता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, तब ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं। आगे कह रहे हैं माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स। वो कहते हैं भाई उनकी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स में रिच है और जेम्स में, मतलब जो रत्न है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाई बिनेथ इट सॉइल, और इसकी धरती के नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, वो यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि भी वो जानते हैं कि भी जो इसकी ग्रेट वेल्थ है, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, वो यहाँ के लोग हैं। ठीक है, उनको कह रहे हैं वो फाइनर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ट्रू और सच्चे हैं, और प्योरेस्ट डायमंड, अगर वो कुछ सच्ची में अगर यहाँ पे इस देश के रत्न हैं, हीरे हैं, तो वो यहाँ के वो लोग हैं। तो आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कामरेड्स इन स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। भाई वो ये कहते हैं कि यही कामरेड थे, यही साथी थे मेरे, कि जो इस स्ट्रगल में जिन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है, जिनसे मैंने सीखा है। क्या सीखा है? मीनिंग ऑफ करेज, हौसले का मतलब मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। तो आगे कहते हैं टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। भाई टाइम जो था, यहाँ पे जो समय था, एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क, भाई मैंने देखा है कि जो यहाँ के महिलाएं और पुरुष हैं वो रिस्क लेते हैं और अपने जो जीवन को बलिदान देते हैं। किसके लिए? इस आइडिया के लिए, जो उनके अंदर ये स्वतंत्रता के लिए जो ये आइडिया आया है इस संघर्ष के समय में, मैंने इन्हीं लोगों से रिस्क लेना सीखा है। इस तरीके से वो कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि भाई आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स। भाई मैंने मैन को देखा है, लोगों को देखा है, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, कि भाई लोगों पे अत्याचार होते हैं, अटैक होते हैं विदाउट ब्रेकिंग, भाई बिना टूटे हुए। इतने अत्याचारों में भी, इतने अटैक्स में भी और इतने टॉर्चर होने के बावजूद भी वो नहीं टूटते। ठीक है, शोइंग स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हैं, और एक रिसाइलेंस दिखाते हैं दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, कि भाई वो इतनी ताकत दिखाते हैं, इतना रिसाइलेंस दिखाते हैं, मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता दिखाते हैं कि भाई डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है जो नहीं टूटते हैं, कितना ही उन पर टॉर्चर हो जाए, कितने ही उन पर अटैक हो जाए, भाई ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। आगे कहते हैं आई लर्न दैट करेज, भाई मैंने उस करेज को, उस हौसले को देखा है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि भाई उसमें फियर नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था। भाई ऐसे मैंने क्या किया है? आई लर्न दैट करेज, मैंने उस हौसले से सीखा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है कि उसमें करेज होने के बावजूद जो डर है वो एब्सेंट था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बट द ट्राइम्फ ओवर इट, लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो ट्राइम्फ है, मतलब जीत है, क्योंकि हालांकि उनके अंदर डर बेशक था, लेकिन वो जीतने की चाह रखते थे, वो उससे ऊपर थी, तो इसीलिए उनके कहते हैं कि डर के आगे उनकी जीत दिख रही थी उनको। तो द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, भी बहादुर आदमी वो नहीं होता हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि भी जो नॉट फील अफ्रेड, जो नहीं डरता है, भाई उसको हम बहादुर नहीं कह सकते जो नहीं डरता है, लेकिन वो होता है हु कॉन्कर दैट फियर, जो उस डर पे जीत पा ले, वो होता है बहादुर। तो इसी तरीके से बहादुर की संज्ञा हमें बताई गई है। आगे कहते हैं कि नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कि भाई कोई भी बॉर्न नहीं होता, कोई भी पैदा नहीं होता है हेट करने के लिए अनदर पर्सन, दूसरे लोगों से, बिकॉज ऑफ
द कलर ऑफ स्किन, कि भाई इसलिए कोई किसी से नफरत नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्किन का कलर क्या है, काला है या गोरा है, इस तरीके से हम एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते। और इस बैकग्राउंड या उसकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो पहले क्या था या किस घर से आया है, वो कि भाई ब्लैक पीपल में से आया, इस तरीके कोई बैकग्राउंड से हम उसको हेट नहीं कर सकते। और हिज रिलीजन, या हम इसलिए उससे नफरत नहीं कर सकते उसका धर्म क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें हेट करनी सीखनी चाहिए, किस तरीके से, इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, ठीक है भाई। सीखनी चाहिए का मतलब यह है कि लोग सीख जाते हैं, ठीक है, लोगों को नफरत, लोगों के अंदर एक नफरत करनी आती है लोगों को। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि यहाँ पे कहते हैं कि यदि वो नफरत किसी से कर सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली, क्योंकि लव नेचुरली आता है ह्यूमन के हार्ट में, मतलब वो अपने आप आ जाता है और नफरत हमें पैदा करनी पड़ती है। देन इट्स अपोजिट, क्योंकि ये उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ये नेचुरली आता है और वो सीखनी पड़ती है हमें, या हमारे अंदर पैदा करनी पड़ती है। तो आगे क्या कहते हैं, तो आगे कहते हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम ऑफ प्रिजन, तो भाई वो जो ग्रीमेस्ट टाइम था, जो सबसे ख़राब समय था जब वो जेल में थे नेल्सन मंडेला, तो वो कहते हैं कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, भाई जब हमें बहुत ज़्यादा सताया जाता था, पुश किया जाता था, हमें मारा पीटा जाता था, लिमिट्स भाई जिसकी लिमिट लेस होते थे, बहुत लिमिट तक वो सताते थे। तो आगे कहते हैं आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं एक ग्लीमर देखता था ह्यूमैनिटी की, मतलब तब उसमें भी मुझे एक मानवता की झलक दिखती थी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहाँ पे पुलिस वाले होते थे, जो सिक्योरिटी वाले होते थे, जब वो उनको मारते पीटते थे तो उनमें से कोई एक ऐसा होता था जिसमें उसको एक झलक दिखती थी मानवता की। आगे कहते हैं परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो उनको कुछ समय के लिए ही दिखे मानवता की झलक, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरे लिए एनफ होती थी, काफ़ी होती थी, टू रीअश्योर, भाई मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे दोबारा सांत्वना देने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, वो कह रहे हैं कि जो मैन की गुडनेस होती है, मानव में जो अच्छाई होती है, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक लौ की तरह होती है, दिए की लौ जो होती है उसकी तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपा तो सकते हैं बट कभी बुझा नहीं सकते, उसकी तरह होती है। और ये अच्छाई दिए की फ्लेम की भांति मतलब इंसान के अंदर होती है और सबके अंदर होती है। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई लाइफ में एवरी मैन, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, उसकी ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्विन का मतलब टू, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो उसकी जो जिम्मेदारी है, एक जो कर्तव्य है वो अपने फैमिली के लिए होता है, उसमें पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन के लिए, और एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और जो दूसरी ऑब्लिगेशन यहाँ पे बताई गई है वो उसके पीपल के लिए, उसके लोगों के लिए होती है, उसकी कम्युनिटी, समुदाय के लिए और उसके कंट्री के लिए होती है। मतलब दो जो ऑब्लिगेशन वो बताई गई हैं नेल्सन मंडेला ने, एक पीपल के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए, और दूसरी फैमिली के लिए। आगे क्या कहते हैं? इन ए सिविल एंड ह्यूमेन, सिविल एंड ह्यूमेन, तो ईच सोसाइटी, तो सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में क्या होता है कि जो ह्यूमेन, हाँ, सिविल का मतलब सभ्य, ठीक है, और ह्यूमेन का मतलब मानवीय। ये सब सभ्य और मानवीय समाज में क्या होता है, इस सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, जो प्रत्येक आदमी होता है वो एबल होता है फुलफिल करने में, किसको? ऑब्लिगेशंस को, अपने इन कर्तव्यों को, इन सब बातों को उसे पूरा करना पड़ता है जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन। तो जो उसकी इंक्लिनेशन है, मतलब जिसका उसकी तरफ झुकाव है, ठीक है, जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अंदर, मतलब उसके लिए वो उसको पहले पूरा करता है। जैसे अगर किसी की अपनी फैमिली के प्रति इंक्लिनेशन है, झुकाव है, तो वो उसके करेगा, और नहीं तो अगर देश का है तो वो देश के लिए पहले करेगा। तो ये योग्यताएं सब में होती हैं। तो
तो आगे कहते हैं बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जैसा हमारा कंट्री है साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे कंट्री में, भाई साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग ये इम्पॉसिबल बात है फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, भाई जिस बंदे ने मेरी जगह जन्म ले लिया हो, मतलब मेरे काले लोगों में जन्म ले लिया है और कलर भी उनका मतलब मेरे जैसा है, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, के वो ये दोनों ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी कर पाए। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, भाई जो आदमी है हमारे देश में अफ्रीका में और मेरे कलर का है और वो अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, भाई वो मानव की तरह रहना चाहता है, भाई सही से जीवन बिताना चाहता है, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब उसको सजा भी दी जाती है और उसको बिल्कुल एक अकेला छोड़ दिया जाता है, भाई नहीं ये तो भाई इन लोगों से अलग है। आगे कहते हैं इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक आदमी जो ट्राई करता है फुलफिल करने की अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, और किसके लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, वाज inevitably ripped, उसको क्या किया जाता है, तो उसको inevitably ripped का मतलब है कि भाई बिल्कुल आवश्यक रूप से, ठीक है, बिल्कुल पक्के रूप में उसको रिप्ड का मतलब अलग कर दिया जाता है। कहाँ से, उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसको क्या क्या किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है टू लिव ए लाइफ अपार्ट, कि वो अलग से कोई जीवन जिताए। तो आगे कहते हैं ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस होती है ऑफ सीक्रेसी एंड रेबिलियन। तो इसमें क्या होता है, एक हल्की सी ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब है एक हल्की सी, इसमें एक बात रहती है कि भाई किस चीज़ की, सीक्रेसी की और रेबिलियन की, मतलब उसको वो मानते हैं कि भाई ये सीक्रेट रूप से कुछ अलग कर रहा है और ये रेबिलियन है, विद्रोही है, उसको विद्रोही माना जाता है और उसको अकेले रूप में जीने के लिए बोला जाता है। आगे कहता है आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, भाई ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ही मैंने चूज़ कर लिया हो किसको, टू प्लेस माई पीपल, कि मैंने लोगों को, अपने जो लोग थे, अपना जो देश था, अबोव माई फैमिली, भी मैंने उसको अपनी फैमिली से अबोव रखो, ऊपर रखो। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अटैम्प्ट किया, प्रयास किया टू सर्व माई पीपल, कि भी मैं अपने लोगों की सेवा करूँगा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, तो मुझे लगा कि भाई आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था, ठीक है, किस चीज़ से रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाऊँ, उससे रोका गया था। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में, मतलब वहाँ पर रोक थी। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, भाई मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि मैं पैदा हुआ था और मेरे अंदर आज़ादी की भूख थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो कह रहे हैं भाई मैं पैदा जरूर फ्री हुआ था, लेकिन किस प्रकार की फ्रीडम थी वो, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके की फ्रीडम थी, दैट आई कुड नो, जो मुझे उस टाइम पता थी और जिसके बारे में उस टाइम मैं जानता था। वो कौन कौन सी फ्रीडम थी, इसमें कह रहा है कि भाई जैसे वो फ्रीडम थी फ्री टू स्विम, फ्री टू रन, ठीक है, भाई भागने की, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में दौड़ सकता था मैं, फ्रीडम बिल्कुल अपनी मर्जी से, नियर माई मदर्स हट, उसकी माँ की झोंपड़ी के पास जो खेत थे, फ्री टू स्विम, तैर सकता था, किसमें, क्लियर स्ट्रीम में, ठीक है, रेन थ्रू माई विलेज, अपने गाँव में पूरी दौड़ लगा सकता था, फ्री टू रोस्ट मिलीज, मतलब जो मक्की के दाने थे उसको रोस्ट कर सकता था, भून सकता था सितारों की छाँव में बैठ करके, एंड राइड द ब्रॉड बैक, और राइड कर सकता था, सवारी कर सकता था, कहाँ पे, किसकी बैक में बैठ के, ब्रॉड मैंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बैक जो होती है, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलने वाले जो बैल थे उनकी
उनके पीछे मैं उनके ऊपर चढ़ के बैठ सकता था और उनकी राइड कर सकता था, सवारी कर सकता था। तो इस तरीके की वो फ्रीडम बता रहे हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, तो वो कह रहा है कि भाई एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, भाई जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, ओबे किया, उनके अनुसार काम किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड बाय मैंने माना, जब तक मैं मानता रहा, क्या मानता रहा, कस्टम्स जो रीति रिवाज थे, ऑफ माई ट्राइब मेरी जाति के, ठीक है, मेरे कबीले के जो भी रीति रिवाज थे, जब तक मैं उनको मानता गया, उनके अनुसार रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई, बाय द लॉज ऑफ मैन, ना तो जो आदमी के बनाए गए कानून उनसे और ना ही भगवान ने जो कानून बनाया उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई जब तक मैं इस तरीके से रहता था। आगे कहते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। तो यहाँ पे कहते हैं भाई ये सब कुछ कब शुरू हुआ, भाई जब मैंने सीखा, क्या लर्न किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। फिर मुझे ये पता चला कि जो मेरी बॉयहुड की, जो बचपन की जो मेरी फ्रीडम थी वो बिल्कुल ही ख़राब थी, वो ठीक नहीं थी। तो इस तरीके से कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मेरी जो बॉयहुड में जो मेरी फ्रीडम थी वो एक भ्रम था, मेरा इल्यूजन थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, तब मुझे डिस्कवर हुआ, तब मुझे पता चला एज ए यंग मैन के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी आज़ादी है वो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। कैसे छीन लगी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, क्योंकि मुझे इसकी हंगर थी और मैं ये चाहता था आज़ादी। एट फर्स्ट, पहली बार क्या हुआ, एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो स्टूडेंट के रूप में उसको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उसको खुद के लिए आज़ादी चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, और ये जो फ्रीडम थी वो ट्रांजिटरी थी, मतलब क्षणिक थी, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और उसकी क्या इच्छा होती थी कि बस मैं रात को घर से बाहर रह लूँ और मुझे कोई ना पूछे, तो इस तरीके की उसकी स्वतंत्रता थी उस समय। तो इसके बाद क्या कहते हैं कि भाई रीड वॉट आई प्लेज्ड, एक ये उसकी होती थी कि जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, बस ये स्वतंत्रता चाहिए थी। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ वो जाना चाहे वहाँ जा सके, इस प्रकार की स्वतंत्रता वो चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में क्या हुआ कि जब वो यंग मैन हुआ, जब वो बड़ा हुआ, जोहान्सबर्ग में रहने लग गया, तो आई ईड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, फिर उसकी जो फ्रीडम की जो परिभाषा थी वो बदल गई, तो उसकी येंड मैंने लालसा, इच्छा हुई उसको किस चीज़ की, उसको बेसिक जो जरूरी थी और जो ऑनरेबल फ्रीडम थी, जिसमें फ्रीडम में आज़ादी के साथ सम्मान भी था, फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसमें कि वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी शक्ति के अनुरूप अचीव करना चाहता था, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ प्राप्त करना चाहता था वो, ठीक है। तो इसमें आगे कह रहा है कि अर्निंग माई कीप, ताकि वो अर्न कर सके, कुछ कमा सके अपनी ज़रूरतों को, माई कीप का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। ऑफ मैरिंग, वो शादी करना चाहता था, एंड हैविंग ए फैमिली, वो चाहता था कि मेरी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, तो इसमें वो चाह रहा था कि जो द फ्रीडम है, जो आज़ादी है, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, वो किसी भी प्रकार से बाधा ना बने और वो एक लॉफुल लाइफ हो, ठीक है। आगे क्या कहता है, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, और मुझे मेरे कानून से भरे जीवन में कभी भी बाधा ना बने। तो आगे कहता है कि भाई बट देन आई स्लोली सा, तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने धीरे से, एकदम से, अचानक से देखा अपनी लाइफ में क्या हो रहा है धीरे धीरे। नॉट ओनली वॉज आई, भाई ना केवल मेरे साथ थी ये प्रॉब्लम फ्रीडम वाली कि मैं फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, जो ब्लैक पीपल थे, मतलब उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। तो आगे कहता है आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, भाई ये केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जिसको कर्टेल किया गया था, जिसके साथ काट छाँट की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई, भाई वो उन सब लोगों की फ्रीडम थी, उन एवरी वन लोगों की, सभी लोगों की, हु लुक्ड लाइक आई, जो मतलब मेरे जैसे दिखते थे, आई डिड, ठीक है। तो
तो आगे कहता है दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और दैट इज़ व्हेन ऐसा तब हुआ, क्या हुआ कि भाई जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली तब कुछ चेंज आया, और वो क्या था, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम, कि भाई तब जो मेरी हंगर थी, जो मेरी भूख थी फ्रीडम के लिए, बिकेम ग्रेटर हंगर, वो और बढ़ गई कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, उसके मायने बदल गए। और ये है वो हस्ती जिनके बारे में बात हो रही है और जिन्होंने ब्लैक पीपल को सम्मान दिलवाया। तो आगे वो कह रहे हैं कि भाई मेरे लोगों को सम्मान और फ्रीडम दिलवाने की मेरी भूख बढ़ गई। आगे कहते हैं कि भाई इट वॉज दिस डिज़ायर, भाई ये डिज़ायर थी, ये इच्छा थी फॉर फ्रीडम के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लिव्स, कि वो अपने जीवन को जिए विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और जिसने मेरे जीवन में को एनिमेटेड कर दिया, मतलब जोश से भर दिया। अब मेरे में मतलब उनको स्वतंत्र कराने की इच्छा आ गई, जोश आ गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल दिया, फ्राइटेंड यंग मैन मतलब डरे हुए आदमी, जो मैं डरपोक की तरह जीवन जीता था, इनटू ए बोल्ड वन, और मुझे साहसी बना दिया। ठीक है, तो आगे कहता है कि भाई दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी, और वो उसको ड्रॉव का मतलब ले गया, कहाँ ले गया, ए लॉ अबाइडिंग अटर्नी, जो मैं कानून को मानने वाला बंदा था, टू बिकम ए क्रिमिनल, और मुझे क्रिमिनल माना जाने लगा। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, और इसने टर्न कर दिया, बदल दिया, किसको, फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसको मानते थे भाई ये तो अपनी फैमिली में ही मस्त है, इनटू ए मैन विदाउट होम, और मैं अपने घर से बाहर रहने लग गया, और मुझे एक प्रकार से मैं बिना घर वाला आदमी हो गया, लोगों के लिए जीवन जीने लग गया। यहाँ पे इसका मतलब ये है दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक ए मॉन्क, और मेरा अब जीवन कैसा हो गया, वो मॉन्क की तरह हो गया, भिक्षुक की तरह हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, भाई वो ये कहता है कि भाई मैं ज़्यादा गुणी नहीं था, वर्चुअस नहीं था, मेरे अंदर ज़्यादा गुण नहीं थे, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, मैं ऐसा करता था, देन द नेक्स्ट मैन, कि भाई मैं और लोगों से ज़्यादा ये सेल्फ खुद का आत्म बलिदान करने वाला ये बहुत ज़्यादा गुणी आदमी था, ऐसा नहीं था मैं। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगा दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं जो ये बिल्कुल ही कम सी थोड़ी सी जो फ्रीडम है, ये लिमिटेड फ्रीडम है, सीमित सी फ्रीडम है, भाई आई वॉज, यहाँ पे कह रहा है कि भाई आई वॉज अलाउड, भाई मुझे अलाउ कर दिया गया, किस लिए, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, तो तब मेरे को ये सीमित सी जो प्रॉब्लम थी, जो फ्रीडम वाली, तो मेरे को ये लिमिटेड और ये पुअर फ्रीडम तब अच्छी नहीं लगी, जब मेरे लोगों को के बारे में मुझे पता चला कि वो लोग फ्री नहीं हैं, वो खुद आज़ाद नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके रंग के कारण। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, वो कह रहे हैं भाई इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वो कह रहे हैं कि भाई एक चेन की तरह थी मेरे लोगों के ऊपर, ठीक है, चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और ये सबको एक जंजीर की तरह बांधे हुए थी, उनको जकड़ रखा था, इनकी जो मतलब ये जो परतंत्र थे, जो ये इनको गुलामी जो सहन कर रहे थे गोरों की, तो ये एक चेन में बंधे हुए लोगों की तरह थे। द चेन ऑन ऑल माई पीपल, ठीक है, तो वर द चेन ऑन मी, भाई मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे किसी भी पीपल पे, किसी भी आदमी पे अगर वो चेन थी गुलामी की, तो वो चेन मुझे अपने ऊपर फील हो रही थी। आगे कह रहे हैं कि भाई आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, वो ये कह रहे हैं कि भाई आई न्यू दैट, मुझे पता था दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि भाई जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर का मतलब जो दमन करने वाला है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड, कि भाई उसको भी पता है कि भाई इसको लिबरेट करना है, भाई छोड़ना है, भाई जितना कि ओप्रेस्ड मतलब जो दमन किया हुआ है जिसका, वो फील करता है ऐसा, तो ओप्रेसर को भी पता है, जिसने उसको बांध के रखा हुआ है वो भी, उसको भी पता है कि भाई इसको कभी ना कभी आज़ाद करना है, और ये श्योर होता है कि भी इसको आज़ादी देनी होती है। तो इस तरीके से
यहाँ पे बताया है। आगे कहते हैं ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक ऐसा आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, और जिसने दूसरे आदमी की आज़ादी छीनी हुई है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो वो किसका प्रिजनर है, कैसा कैदी है वो, एक कैदी के रूप में है जिसके अंदर हेट भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। तो आगे कहते हैं ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस। तो वो लॉक है, किसके किसके अंदर लॉक है, वो ऐसे बार के अंदर, ऐसी जेल के अंदर, वो सरियों के अंदर ऐसे वो बंद है जिसने प्रिजुडाइस का मतलब पहले ही ये बात सोच ली है, ठीक है, पहले ही से ही उसने उन लोगों के बारे में अपने मन में एक बात बना ली है कि भाई वो उनसे नफरत करता है या काले लोग बुरे होते हैं, इस तरीके का एक पूर्वानुमान लगा लिया है, तो प्रिजुडाइस होता है वो, ठीक है। एंड नैरो माइंडनेस, और उसके जो दिमाग में जो बातें भरी हुई हैं वो बिल्कुल ही नकारात्मक हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे। तो वो कह रहा है कि मैं सच्ची में फ्री नहीं हूँ इफ़ आई एम टेकिंग अवे, यदि मुझे क्या कहा जाए, समवन एल्स फ्रीडम, भाई यदि मुझे किसी और की फ्रीडम लेनी पड़े, किसी और की आज़ादी लेनी पड़े, तो मैं सही में फ्री नहीं हूँ, क्योंकि सभी अगर फ्री होंगे तो तभी वो इसको फ्रीडम मानता है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, क्योंकि मैं खुद फ्री नहीं हूँ तो मैं फ्रीडम का मज़ा नहीं ले सकता। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाए तो क्या होगा कि भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई जो सच्ची मुच्ची की जो फ्रीडम है वो दूसरों को फ्रीडम देने में है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड इन देयर ह्यूमिलिटी। वो कह रहे हैं कि यदि मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, ओप्रेस्ड जो है मतलब जिसको दमन किया गया है, और ओप्रेसर जिसने जो दमन करने वाला है, ठीक है, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो इसका मतलब वो ह्यूमैनिटी से वंचित हो गए हैं, उनकी मानवता जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं भाई जो उत्पीड़ित है और जो जिसको उत्पीड़न करने वाला है, उत्पीड़क जो है वो बिल्कुल सेम, दोनों एक इकट्ठे ही ह्यूमैनिटी को खो देते हैं यदि वो एक दूसरे के इन नियमों का पालन नहीं करते। तो थैंक यू बच्चों, बहुत ही उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको पसंद आया होगा चैप्टर, और आप इसको पढ़ने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों, बाय।